Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic of charge under a transfer of a property act. Now let us see what do we mean by the term charge. Charge मतलब होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 100 में दिया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। एंड चार्ज में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं मॉर्गेज के, बट स्टिल इट इज नॉट अ मॉर्गेज। नाउ चार्ज में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं मॉर्गेज के, बट स्टिल इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज नॉट अ मॉर्गेज। ये सारी चीजें हम डिफरेंशिएशन देखेंगे, साथ ही साथ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे चार्ज मतलब क्या होता है और चार्ज कैसे क्रिएट किया जाता है। इसे बेसिकली हम कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ठीक है, तो चार्ज जो है एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है and we'll try to understand it in a more better way with the help of this PPT. Now let's begin with the thing. As you could see, चार्ज जो है वो सेक्शन 100 में प्रोवाइड किया गया है। चार्ज में कुछ चीजें होना जरूरी है, अब वो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या चीजें होना जरूरी है। Where immovable property of one person is made security for the payment of money to some another person. हाँ, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक पर्सन को बिलोंग करती है, यदि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे क्रिएट की जाती है, किस लिए? फॉर पेमेंट ऑफ मनी टू सम अनदर पर्सन। सिक्योरिटी करके हम किसी और के पास में क्रिएट करते हैं ताकि वो हमको कुछ पेमेंट ऑफ मनी दे। ये जब एक्ट होता है तो हम कहते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया है। ठीक है, सेम यही चीज हमने मॉर्गेज में भी पढ़ी थी, बट वहां पे फॉर सिक्योरिंग द एडवांसमेंट और पेमेंट ऑफ मनी, यानी वी वेर ऑन दिस साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन, वी वेर टेकिंग मनी, वी वेर कीपिंग अवर प्रॉपर्टी इन सिक्योरिटी टू सम अनदर पर्सन। But so far as this charge is concerned, we have to see the other side of the party. हम हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी के तौर पे क्रिएट कर रहे हैं फॉर पेमेंट ऑफ मनी, ताकि हमको पेमेंट ऑफ मनी मिले। बट जो अदर साइड है बेसिकली ट्रांजेक्शन के, वो पर्टिकुलर पर्सन विल हैव अ चार्ज ओवर आवर प्रॉपर्टी। अब ये दो जो एक्ट है बेसिकली, ये दो तरीकों से हो सकता है। एक पहला बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज भी हो सकता है, एज यू सेड पर्सन जो है वो पेन और पेज में कुछ लिख रहा है, सो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज भी हो सकता है, और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि लॉ भी किसी डिग्री के अंतर्गत, कोर्ट भी किसी डिग्री के अंतर्गत हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करवा सकता है, या कोई पर्सन हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला इंग्रेडिएंट चार्ज का। दूसरा बोलता है कि ये जो ट्रांजेक्शन होगा इसे मॉर्गेज नहीं बोलेंगे, दो इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्गेज के हैं, बट स्टिल इसे हम मॉर्गेज नहीं बोलेंगे। जो दूसरा पर्सन है, यानी जो अदर साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन है, वो पर्टिकुलर पर्सन का हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज होगा। और सिंपल मॉर्गेज के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब चार्ज के ऊपर अप्लाई होंगे। ये सेक्शन जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है वो प्रॉपर्टी के ऊपर जहां पे ट्रस्ट क्रिएट किया गया है और ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है, एंड ट्रस्टी इज लुकिंग आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है ट्रस्टी के पास में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पे चार्ज क्रिएट हो गया है ऐसा हम नहीं कहेंगे। साथ ही साथ जो चार्ज है वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता है ऐसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, ऐसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में जिसको कि बेसिकली फॉर कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, और उसको हमने नोटिस भी नहीं दिया है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अगर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, देन इन दैट केस हम कहेंगे कि चार्ज के डेफिनेशन में ये सारी चीजें होना जरूरी है। Now, there is no transfer of any interest in favor of a charge holder
but he is only entitled to recover his money from the property. मॉर्गेज में भी हमने ऐसा देखा था कि मॉर्गेज में भी क्या होता है कि जो मॉर्गेजी होता है वो सिंपली इंटरेस्टेड होता है उसका मनी रिकवर बैक करने के लिए, उसका प्रॉपर्टी में एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। बट वहां पे क्या था, पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफर किया गया था प्रॉपर्टी में, बट चार्ज में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ चार्ज होल्डर। बट फिर भी चार्ज होल्डर जो है वो एंटाइटलमेंट रखेगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए, किसमें से, वो प्रॉपर्टी में से जो कि सिक्योरिटी के तौर पे क्रिएट की गई है। नाउ इन दी चार्ज देर इज अ पर्सनल ऑब्लिगेशन। चार्ज में क्या है, एक तरीके का पर्सनल ऑब्लिगेशन होता है, एक राइट होता है टू अ पेमेंट आउट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी। जो चार्ज होल्डर है उसके पास में एक पर्सनल बेसिकली राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, ये जो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी उसके पास में सिक्योरिटी के तौर पे क्रिएट की गई है, उसमें से व्हाट ही कैन डू इज ही कैन गेट हिज मनी बैक, ठीक है। नाउ बात आती है कि भाई कौन क्रिएट कर सकता है सिक्योरिटी, हु कैन क्रिएट अ सिक्योरिटी, कहने का मतलब है हु कैन क्रिएट अ चार्ज, चार्ज कौन क्रिएट कर सकता है। तो एज वी हैव इन अर्लियर स्लाइड वी हैव सीन चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और इट कैन बी क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। दोनों भी तरीकों से प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्रिएट किया जा सकता है, चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। अगर हम देखें कि बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज चार्ज कैसे क्रिएट होता है, देन इन दैट केस हम देखेंगे कि बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज चार्ज क्रिएट होने में ये सारी चीजें होना जरूरी है। पहला तो क्लियर इंटेंशन होना जरूरी है कि प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जा रहा है या चार्ज होल्डर जो है उसका प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज रहेगा। दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी कि जब हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं या जब हम बेसिकली पेमेंट ऑफ मनी किसी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे रख के लेते हैं, देन इन दैट केस उस वक्त प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, यानी फ्यूचर में नहीं, मेरे पास फ्यूचर में आएगी फिर आप उस पर चार्ज एक्साइज करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी उस वक्त स्पेसिफिकली होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रॉपर्टी पे जो चार्ज है वो क्रिएट किया जा सकता है इंटरवाइवसली भी, यानी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करके, या फिर इवन हम विल के द्वारा भी हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, चार्ज हमेशा पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में ही क्रिएट किया जाना चाहिए, यानी पता होना चाहिए कि कल अगर पेमेंट ऑफ मनी लेना है तो कौन सा पर्सन हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकता है। इस तरीके से जब हम बेसिकली देखा जाए तो चार्ज क्रिएट करते हैं तो उसे हम चार्ज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज बोलते हैं। अब ये जो क्रिएशन ऑफ चार्ज होता है ये दोनों तरीकों से हो सकता है, एक ओरली भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। अगर राइटिंग में होता है सपोज, देन इन दैट केस वो रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। ओरली है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ओरल डॉक्यूमेंट राइटिंग में नहीं है हमारा, ठीक है। लेकिन यदि हम चार्ज राइटिंग में क्रिएट करते हैं देन इन दैट केस वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। नाउ फ्यूचर कॉन्टिजेंसी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी चार्ज हम जिस भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे क्रिएट कर रहे हैं वो चार्ज जो है वो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे होना जरूरी है जो कि उस वक्त एग्जिस्टेंस में है। लेकिन यदि मान लीजिए हम फ्यूचर प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हैं, देन इन दैट केस यदि वो फ्यूचर प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आने ही वाली है, देन इन दैट केस जब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आएगी उस मोमेंट में हम कहेंगे चार्ज वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस या चार्ज वुड बी क्रिएटेड। जब तक वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं आती है तब तक चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो अ चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन अ फ्यूचर कॉन्टिजेंसी विच मे हैपन और मे नॉट हैपन, ऐसी सिचुएशन है तो चार्ज वहां क्रिएट नहीं हो सकता है। दूसरा, a charge on a future property is valid and operate on such property when it comes into existence। जब ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आएगी तभी जाके उसमें क्या होगा, चार्ज क्रिएट होगा फ्यूचर प्रॉपर्टी के ऊपर। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज विच इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। अब ये ग्रैंड माँ है, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड माँ है आपकी, और उन्होंने उनसे आपको जो है वो कुछ प्रॉपर्टी मिली है,
ठीक है। अब आप ये जो प्रॉपर्टी है इस पे से अराइज होने वाला इनकम, सपोज अगर रेंट है या प्रॉफिट के फॉर्म में है, यदि आप कहते हैं एग्रीमेंट करते हैं ये पेपर और पेन पे लिख के कि आप अपनी सिस्टर को दोगे, क्या दोगे? रेंट जो भी अराइज होगा इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, आप ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अराइज होने वाले रेंट को आप अपनी सिस्टर को दोगे। देन इन दैट केस समझ लीजिए आपकी सिस्टर जो है उसका क्या हो गया है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक इस तरीके से चार्ज क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो सिस्टर है आपकी, उसके पास में इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर क्या रहेगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की है अपनी बहन के पास में, बट आपने जो है एक एग्रीमेंट किया और उसमें से कहा कि ठीक है मेरे को मेरी नानी से कुछ प्रॉपर्टी मिली है, आपको नहीं मिली है, यू आर माई रियल सिस्टर, तो कोई बात नहीं, मैं मेरी प्रॉपर्टी में से क्या करता हूँ, जो भी इस पे से रेंट अराइज होगा वो मैं आपको दूंगा। तो इस तरीके से कल सपोज अगर नहीं देते हैं आप एग्रीमेंट लिखने के बाद में भी, so your sister may get enforce that particular agreement. She may enforce that particular convocation between you and your brother, your sister, to get the property. उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे कोर्ट में फोर्स में ला सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज विच इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। Now the charge by the operation of law. Let us see what do we mean by the term charge by operation of law. दूसरी बात जो है, ये देखा जाए तो बेसिकली तीन कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये तीन कैटेगरी के लोग जो है ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते, तो देखो सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज वेरी इजी। सेलर है सपोज आप, है ना, और आपने बायर को अपनी प्रॉपर्टी दे दी, पोजीशन सपोज हैंड ओवर कर दिया, बायर ने थोड़ा सा आपको कुछ पैसा दिया था एडवांस में, आपने वो पैसा बायर ने आपको दिया और इसीलिए आपने प्रॉपर्टी जो है वो हैंड ओवर कर दी सेलर ने। अब बायर ने बाकी का पैसा देना है, पर बायर ने बाकी का पैसा नहीं दिया या फिर ही इज रिफ्यूजिंग, देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपका चार्ज हो गया वो प्रॉपर्टी के ऊपर उस अमाउंट के लिए विच इज नॉट पेड बाय द बायर। ठीक है। दूसरा, सेम वैसे ही अगर बायर जो है उसने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे पोजीशन लिया है फॉर द एडवांस मनी पेड बाय हिम, और वो रेडी है बाकी का भी पैसा देने के लिए, बट जो सेलर है अब इंटरेस्टेड नहीं है उसको प्रॉपर्टी बेचने के लिए। बायर ने तो क्या किया है, प्रॉपर्टी खरीदी है और उसने उसके लिए कुछ एडवांस भी पे कर दिया है। अभी वो बाकी का ट्रांजेक्शन पूरा करना चाहता है बट सेलर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। देन इन दैट केस बायर जो है वो क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट इज मॉर्गेजीज लीन इज ऑन सरप्लस सेल प्रोसीड्स। मॉर्गेजी जो है यानी जिसके पास में हमने मॉर्गेज किया है प्रॉपर्टी, जो भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचने के बाद में सरप्लस में एडिशनल पैसा मिलेगा, उसके ऊपर मॉर्गेजी का राइट रहेगा। अगर ट्रांजेक्शन ऐसा है कि सपोज मॉर्गेजर पैसा पे नहीं कर पाता है, तो मॉर्गेजी विल बी हैविंग अ राइट टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंगली अगर मॉर्गेजी ने पैसे में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो जो भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे पैसा मिलेगा वो किसका रहेगा, मॉर्गेजी का रहेगा। दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द मॉर्गेज व्हिच वी हैव सीन। तो ये तीन तरीके के सिचुएशन में वी कैन से कि चार्ज जो है वो क्रिएट होता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। नाउ हमने बाद में देखा था, एक सेंटेंस आया था हमारे पढ़ते पढ़ते कि चार्ज ट्रांजैक्शन जो है डज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज, यानी चार्ज जो है ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि मॉर्गेज नहीं कहलाया जाता। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज। सबसे पहले जो मॉर्गेज है वो एक तरीके का सिक्योरिटी है फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट। ठीक है, मॉर्गेज क्या है, एक तरीके की सिक्योरिटी होती है फॉर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट। चार्ज जो है वो क्या है, चार्ज जो है इट इज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी विच मे और मे नॉट बी अ डेब्ट। तो सबसे पहले हमको फर्क इतना पता चला कि मॉर्गेज एक कर्जा होता है, चार्ज जरूरी नहीं है कर्जा हो।
सामने वाले ने जो हमको पेमेंट ऑफ मनी दिया है, ज़रूरी नहीं है कि वो कर्ज़ा हो भी सकता है, वो कर्ज़ा नहीं भी हो सकता है। Next is security for mortgage is a security for the performance of an engagement giving rise to a pecuniary liability. मॉर्गेज जो है ये एक तरीके की ऐसा बेसिकली ट्रांजेक्शन है जिसमें हम प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं, ऐसा सिक्योरिटी फॉर जो कि एक्चुअली हमें बाइंड कर देगा हमारी पिक्यूनरी लायबिलिटी से। अगर हमने पैसा पे नहीं किया तो सामने वाला हमारी प्रॉपर्टी को बेच सकता है ना? तो ये हो गया मॉर्गेज। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता। चार्ज में मैंने भले ही प्रॉपर्टी आपके पास रखी हो, बट मैंने उसको आप बेच सकते हैं इस तरीके का अधिकार मैंने आपको अभी तक नहीं दिया है। नेक्स्ट इज मॉर्गेज में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन सम स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज में जो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें का इंटरेस्ट हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, पार्शियल ट्रांसफर करते हैं। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता। चार्ज में हम हमारी प्रॉपर्टी में का इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करते हैं, सिर्फ जो चार्ज होल्डर होता है वो सेटिस्फाई कर सकता है क्लेम उसका हमारी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में से, बिना हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को उस चार्ज होल्डर को ट्रांसफर किए। यानी हम चार्ज होल्डर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ चार्ज होल्डर अपना पैसा रिकवर करने के लिए हमारी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे चार्ज अक्वायर कर सकता है, किया नहीं है, कर सकता है। मॉर्गेज में क्या होता है? मॉर्गेज कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। लेकिन चार्ज जो है ये दोनों भी तरीकों से क्रिएट हो सकता है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज भी हो सकता है एंड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है। उसके बाद में मॉर्गेज जो है वो बेसिकली एक तरीके का कवेनेंट होता है, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है कि आई विल पे। मॉर्गेज क्या है? एक तरीके का एग्रीमेंट होता है कि आई विल पे। लेकिन चार्ज में देयर इज नो एग्रीमेंट टू पे, देयर इज नो एग्रीमेंट टू पे। बट क्योंकि सामने वाले ने मुझे कुछ पेमेंट किया है, मैं आउट ऑफ जनरसिटी क्या करती हूँ, एक पर्टिकुलर मेरी प्रॉपर्टी उसको एश्योरेंस के लिए, ताकि उसका पैसा कल जाके मिलेगा, मैं उसके पास में सिक्योरिटी के तौर पे रखती हूँ। मॉर्गेज जो है इट इज अ राइट इन रैम, whereas charge जो है it is only against those particular person who may be affected by the notice of the charge। तो डिफरेंस में मॉर्गेज जो है वो एक तरीके का राइट इन रैम है, यानी कि वंस आई मॉर्गेज माय प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ मॉर्गेजी विल बी हैविंग अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता है। चार्ज में सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर पर्सन जो कि अफेक्ट हो सकता है चार्ज से, नोटिस ऑफ चार्ज से जो पर्सन पर्टिकुलरली अफेक्ट होता है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज मॉर्गेज जो है, मॉर्गेजी कैन फॉलो हिज सिक्योरिटी इनटू व्हाटसोएवर हैंड इट मे गो और इवन अ बोनाफाइड परचेसर फॉर अ वैल्यू। मॉर्गेज जो है उसमें क्या होता है? मॉर्गेजी यानी पर्टिकुलर पर्सन जिसके फेवर में हमने मॉर्गेज क्रिएट किया है, वो जहां जहां सिक्योरिटी जिसके पास में जाएगी हमारी, वहां वहां पे मॉर्गेजी वुड बी देयर इन एग्जिस्टेंस और वो अपना पैसा रिकवर करने का राइट रहेगा। भले ही फिर वो बोनाफाइड परचेसर के पास में क्यों ना चले जाए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जिसने हमारी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदी है, बट क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी पहले गिरवी थी, बाद में हमने वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, तो मॉर्गेजी जो है वुड बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ अ मॉर्गेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बोनाफाइड परचेसर। ठीक है। चार्ज में क्या होता है? चार्ज होल्डर कैन नॉट फॉलो हिज सिक्योरिटी। चार्ज होल्डर जो है वो सिक्योरिटी फॉलो नहीं कर सकता। कहने का मतलब है मैंने उसके पास पर्टिकुलर प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी थी, इसीलिए कल अगर मैंने वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी और के पास में भी अगर मान लीजिए सेल कर दी, देन इन दैट केस सिक्योरिटी होल्ड चार्ज होल्डर जो है वो उस पर किसी तरीके का राइट क्लेम नहीं कर सकता। मॉर्गेज में क्या होता है? मॉर्गेज जो है उसको हम एनफोर्स कर सकते हैं कोर्ट में जाके, सूट फॉर मनी एंड सेल के लिए। यानी मैं अगर सूट फॉर सेल डाल दूं या सूट फॉर मनी डाल दूं, ऐसा करके मैं क्या करा सकती हूँ? मॉर्गेज को बंद करा सकती हूँ और मॉर्गेज के ट्रांजेक्शन को एनफोर्स भी करा सकती हूँ कोर्ट में। चार्ज जो है कैन बी एनफोर्स ओनली बाय सेल ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू द कोर्ट। लेकिन चार्ज को अगर मान लीजिए एनफोर्स कराना है तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ बिकवाना ही पड़ेगा, उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? चार्ज को एनफोर्स कर सकते हैं। देन मॉर्गेज में क्या हो रहा था? एवरी मॉर्गेज इज अ चार्ज, लेकिन हर एक चार्ज मॉर्गेज नहीं होता है। नेक्स्ट सिंपल मॉर्गेज जो है उसको हम एनफोर्स कर सकते हैं 12 सालों में,
सिंपल मॉर्गेज को छोड़ के जो अदर मॉर्गेजेस है उनको एनफोर्स करवाना है यदि हमें कोर्ट में जाके, तो हमारे पास में टाइम पीरियड होता है 30 इयर्स का। लेकिन जब हम चार्ज अगर कोई क्रिएट किया है और उस चार्ज को यदि हम कोर्ट में जाके एनफोर्स कराना चाहते हैं, जो कोर्ट में ही जाके एनफोर्स किया जा सकता है, देन इन दैट केस हमारे पास में टाइम पीरियड है 12 इयर्स का। 12 इयर्स में हम क्या कर सकते हैं, विद इन द पीरियड ऑफ 12 इयर्स हम चार्ज को एनफोर्स कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी चार्ज खत्म कैसे होता है। तो चार्ज जो है बेसिकली ये 3 तरीकों से खत्म हो सकता है। एक तो जो पार्टीज हैं वो क्या कर दे, रिलीज कर दे, कर्जा छोड़ दे या फिर सिक्योरिटी छोड़ दे, देन इन दैट केस चार्ज खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमने पुराना एग्रीमेंट था उसके बावजूद नया एग्रीमेंट एंटर किया, तो पुराने एग्रीमेंट के तहत क्या हो गया, हमारा जो चार्ज है पुराने प्रॉपर्टी के ऊपर वो खत्म हो गया, क्योंकि नोवेशन हो गया, नया एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो बाय नोवेशन भी हमारा अर्लियर चार्ज जो है वो खत्म हो सकता है। नेक्स्ट इज बाय मर्जर। बाय मर्जर इन द सेंस, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अगर प्रॉपर्टी उसको बेच ही दी जिसके फेवर में मैंने चार्ज क्रिएट किया था, यदि मैंने उसको मेरी प्रॉपर्टी ही बेच दी, देन इन दैट केस अब क्या हो गया, वो अपने आप जो ओनर होता है क्या वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ही चार्ज होल्डर होता है? नहीं, ही विल बी हैविंग अ इंटरेस्ट वेर इन हिल बी कॉल्ड टू बी अ ओनर। तो कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ही चार्ज नहीं एक्सरसाइज करता है ना, तो ऐसा बोलेंगे कि बाय मर्जर, यानी मर्जर हो गया इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट जो है वो पर्टिकुलर पर्सन का वो मिक्सअप हो गया, अभी ओनरशिप भी उसी के पास में है, पोजीशन भी उसी के पास में, तो ही कैन नॉट हैव अ चार्ज ओवर दैट अपनी सेल्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इस तरीके से ये 3 रीजंस की वजह से, यानी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, दैट इज टू से बाय रिलीज ऑफ डेब्ट और अ सिक्योरिटी, बाय नोवेशन एंड बाय मर्जर, ये 3 तरीकों से चार्ज जो है वो खत्म होता है। Now students, I hope you have understood the concept, and there is no doubt in respect to this particular charge. We have completed the entire topic of the charge today. I hope you have understood. Thank you so much for attending.